क्या आईयूआई के बाद मिसकैरेज हो सकता है? अगर आईयूआई से पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ गई है तो क्या हमको आईयूआई से पहले पता चल सकता है कि हमारे केस में मिसकैरेज के रिस्क ज़्यादा हैं? और ऐसे केस के अंदर क्या हम पहले से प्रिडिक्ट करते हुए इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि मिसकैरेज हो ही ना? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निकिता बैनर्जी। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट। और मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप चाहे किसी भी तरह से ट्राई कर रहे हो, आप नॉर्मली ट्राई कर रहे हो, आईयूआई करा रहे हो या आईवीएफ करा रहे हो, बस वो किट के अंदर 2 पॉजिटिव लाइन देखना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमारा मकसद है कि ट्रीटमेंट के एंड में आपके पास एक हेल्दी बेबी होना चाहिए। मिसकैरेज अगर पहले से आप प्रिडिक्ट कर पाओ और उसकी तरफ ट्रीटमेंट ले पाओ तो वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव आईयूआई आने के बाद और प्रेगनेंसी आने के बाद अगर मिसकैरेज हो तो ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। आईयूआई के बाद मिसकैरेज होने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम इन्हीं फैक्टर्स को आज देखेंगे और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि आपका आईयूआई हो किस वजह से रहा है। अगर मान लो आपके एग्स पुअर है, मतलब पुअर एग क्वालिटी है, तो ऐसे केस के अंदर अगर पुअर एग क्वालिटी है तो पुअर क्वालिटी का एम्ब्रियो ही बनेगा, और अगर पुअर क्वालिटी का एम्ब्रियो बनता है तो फिर मिसकैरेज का रिस्क रहता है। अब देखो, अगर एग क्वालिटी पुअर है तो हमें आईयूआई में नहीं पता चलेगा। अगर आपका एएमएच लो है, आपकी एज 30-35 से ज़्यादा है, तो अगर एग क्वालिटी आपकी पुअर है तो उसकी तरफ आपको ट्रीटमेंट लेना है। एग क्वालिटी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, बट अगर पुअर एग क्वालिटी की वजह से आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो हमको उसका ट्रीटमेंट देना है। आईयूआई एज उसका हो सकता है सोल्यूशन ना हो, तो आपको एग क्वालिटी इंप्रूव करने की तरफ ध्यान देना है। दूसरी चीज़, जिस तरह से एम्ब्रियो के अंदर एग इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह से मेल जो पार्ट है एम्ब्रियो का वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड फैक्टर है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। तो ज़्यादातर केसेस में आईयूआई जो होता है वो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के वजह से होता है। मतलब हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं वो अगर कम है, कमज़ोर हैं, काउंट कम है, गति कम है, मतलब मोटिलिटी कम है, ऐसे केस के अंदर अगर आप आईयूआई करते हो और जो हस्बैंड का सैंपल है उसमें बहुत सारे इमेच्योर, इमोटाइल, डेड हैं, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो के लिए। अब ऐसे केस के अंदर हम यूजुअली कोशिश करते हैं, जैसे मैं अपने सेंटर पे बहुत कोशिश करती हूँ ये देखने की कि हस्बैंड का जो सैंपल है वो इतना पुअर क्यों है। कुछ ब्लड टेस्ट हस्बैंड के कराते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि वो जो शुक्राणु है वो मजबूत हो। उसके बावजूद अगर कमज़ोर शुक्राणु है, मोटिलिटी कम रहती है, तो उस केस के अंदर आईयूआई की जो सैंपल प्रिपेयर हुआ है आयु वाले दिन, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर पेशेंट को हम सेम ट्रीट नहीं कर सकते, हर पेशेंट अलग होता है। तो अगर पुअर मोटिलिटी वाला सैंपल है उसको अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाना चाहिए, जो अच्छी मोटिलिटी वाला अच्छा सैंपल है उसको अलग तरीके से प्रिपेयर कर जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर बहुत अच्छी मोटिलिटी है, सैंपल बहुत अच्छा है, तो उसमें हम स्विम अप टेक्निक यूज़ करते हैं। किसी और केसेस में हम डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। किसी और केस के अंदर अगर मान लो बहुत ही ख़राब सैंपल है, हम लोग माइक्रोफ्लूइडिक्स यूज़ करते हैं, जो कि एक आधुनिक टेक्निक है। कभी कभार अगर जो सैंपल है उसके अंदर शुक्राणु मूव कम कर रहे हैं तो हम कुछ रिएजेंट्स डाल सकते हैं जिससे उसकी गति बढ़े। तो जो सैंपल प्रिपरेशन है आईयूआई में वो कितना इफेक्टिव है वो आपके मिसकैरेज को बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा सकते हैं, उससे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक जरूर पहुंचेगी। अब तीसरा फैक्टर आता है हस्बैंड का ही। मान लो अगर शुक्राणु वगैरह सब ठीक है, जो एनालिसिस हुआ है उसकी रिपोर्ट ठीक है, उसके बावजूद हस्बैंड के जो शुक्राणु है उसमें डीएनए डैमेज हो सकता है। अब डीएनए बेसिकली बेबी को आगे जाके बनाता है, वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर हस्बैंड के शुक्राणु का डीएनए डैमेज है ना इंटरनली, तो देखने में एनालिसिस में सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बट डैमेज्ड डीएनए या तो प्रेगनेंसी नहीं ला पाएगा, और अगर प्रेगनेंसी आ भी जाती है तो उसमें मिसकैरेज का रिस्क रहता है। इसीलिए अगर पहले मिसकैरेज हो चुका है, अगर हस्बैंड के सैंपल के जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है,
वेरिकोसील है, हस्बैंड स्मोक करते हैं ज़्यादा, पुराने काफ़ी मिसकैरेजेस रह चुके हैं, एक पुअर आउटकम रह चुका है आईवीएफ में, इन सभी केसेस में हम हस्बैंड के सैंपल का डीएनए मेजर करते हैं, डीएनए डैमेज मेजर करते हैं। इसको कहते हैं डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट। ये भी सब सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं होता, बट जहां अवेलेबल है उनका जहां ज़रूरी है वहां पर ये ज़रूर टेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो हमको डैमेज्ड डीएनए मिलता है, जैसे अगर हमारे सेंटर पे हमको दिखा कि ये वाला जो सैंपल है इसका डीएनए डैमेज्ड है, उसको हम बहुत ही अलग तरीके से प्रिपेयर करेंगे। जैसे इन केसेस के अंदर हम माइक्रोफ्लूइडिक्स यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेट के ज़रिए, मैग्नेटिक असिस्टेंस से हम जो शुक्राणु है उसको अलग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो अच्छे डीएनए वाले जो शुक्राणु हैं वो अलग हो जाते हैं, जो खराब डैमेज्ड डीएनए हैं वो अलग रह जाते हैं। जो चौथा फैक्टर है वो है यूट्रस। अब देखो, इट इज़ लाइक सीड इन अ सॉइल थियरी, मतलब अगर एक बीज है उसको पनपने के लिए अच्छी फर्टाइल जमीन चाहिए होती है। तो बीज की बात तो हमने कर ली, हस्बैंड के सैंपल की बात कर ली, वाइफ के एग्स की बात कर ली, बट क्या पता जो हम बीज बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, वो तो अच्छा है, बट उसको ग्रो करने वाली जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस है, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर मान लो आपका यूट्रस रिसेप्टिव नहीं है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिन है, वो पतली है, तो भी मिसकैरेज होने का रिस्क है। इसमें अगर बहुत अच्छा एम्ब्रियो आ भी जाता है, उसको प्रेगनेंसी वाला सपोर्ट ही नहीं मिल पाएगा और इस वजह से मिसकैरेज होने का रिस्क रहता है। इसीलिए यूजुअली लोगों का ध्यान ना केवल फॉलिकल पे रहता है। हमेशा बोलते हैं अंडे का साइज़ कितना होना चाहिए, 18 mm का था, 20 mm का था, यूट्रस को तो इग्नोर कर दिया जाता है। हमको यूट्रस को भी ध्यान देना है, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा डॉपलर स्टडीज़ मैं करती हूँ जिसमें मैं देखती हूँ यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो भी जा रहा है या नहीं। कभी कभार मान लो एम्ब्रियो आके लग गया, बट एम्ब्रियो तक अगर ब्लड ही नहीं पहुँच पा रहा है तो वो कैसे ग्रो करेगा। तो यूट्राइन थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। हम काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग यूट्राइन थिकनेस और ब्लड फ्लो बेटर कर सकते हैं, बट हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रख के चलें तो मिसकैरेज का रिस्क कम रहता है। यूट्रस को लेके ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभार यूट्रस के अंदर एक पॉलिप होता है। पॉलिप ना एक बहुत ही सॉफ्ट सी गांठ होती है यूट्रस के अंदर, जो कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं करेगी, बट अगर उस जगह पर वो पॉलिप हो जहाँ पे आके बेबी को लगना है तो उसमें मिसकैरेज का रिस्क रहता है। मान लो अगर पॉलिप के ऊपर आके एम्ब्रियो लग गया तो वो आगे नहीं ग्रो कर पाएगा और मिसकैरेज रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस, मतलब यूट्रस जो है उसके अंदर बनावटी खराबी अगर होती है। इसके अंदर क्या होता है, यूट्रस जो है दो भाग में डिवाइड होता है, यूट्रस के बीच में एक पर्दा आ जाता है और ये जो पर्दा है वो इतना अच्छा सपोर्टिव नहीं होता। आप खुद सोच के देखो, अगर यूट्रस के बीच में एक दीवार है और एम्ब्रियो आके, भ्रूण आके उस दीवार पे चिपक जाता है तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी कैसे आएगी। अगर आ भी जाती है तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाती और उसके अंदर मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। सेप्टेट यूट्रस के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का रिस्क रहता है, मतलब शुरुआती टाइम जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो विद इन 3 months मिसकैरेज का रिस्क रहता है। अगर सेप्टेट यूट्रस के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेप्टेट यूट्रस इसलिए भी है इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में ये देखती हूँ, कई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत साल से परेशान होते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं आ रही होती है। कई लोग होते हैं जिनको 3-4 बार मिसकैरेज हो गया होता है, हर बार सेम वही ट्रीटमेंट लेते हैं, फॉलिक एसिड ट्राई करते रहते हैं, बार बार मिसकैरेज होता रहता है। जब मैं अपने सेंटर पे अल्ट्रासाउंड करती हूँ तो मेरे को साफ दिख रहा होता है कि एक सेप्टेट यूट्रस है और सेप्टेट यूट्रस को दूरबीन के द्वारा हम लोग करेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उनका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आना बहुत कॉमन है। कितने ही पेशेंट्स हैं जिनको इतनी बार मिसकैरेज हो चुका है, बट उसके बाद जब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चलती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले डायग्नोज कराएं कि आपको मिसकैरेज क्यों हुआ है। अगर मिसकैरेज नहीं हुआ है और आप पहली बार IUI कराने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो परफेक्ट होनी चाहिए जो हम बात कर रहे हैं। अब हम यूट्रस की ही बात करें तो एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट। अगर मान लो यूट्रस का जो मुंह है, बच्चेदानी का मुंह जो होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है, मतलब वो लूज है, वो ओपन है, तो उसके अंदर भी मिसकैरेज का रिस्क रहता है और ये टिपिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज होता है। मतलब तीसरे महीने तक तो सब ठीक रहता है लेकिन तीसरे महीने के बाद मिसकैरेज होने का रिस्क रहता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव प्रेगनेंसी तक नहीं, हमारा सफ़र बहुत लंबा है, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना होता है। एक कॉमन कॉज है IUI के बाद मिसकैरेज होने का और वो है
नॉट टेकिंग योर मेडिसिन प्रॉपरली। जो हम IUI के बाद 15 दिन की दवाइयाँ देते हैं वो अक्सर यूट्राइन सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं, अगर नहीं दी गई हैं एक तो वो भी गलत है। तो आपको यूट्रस को सपोर्ट करने की मेडिसिन दी जाती है। आपको लगता है फॉलिकल तो अच्छा था, एग रिलीज हो गया, एग रप्चर भी हो गया और जो सैंपल है वो भी बहुत अच्छा प्रिपेयर हुआ था, बोले थे, बट पॉजिटिव प्रेगनेंसी क्यों नहीं आई? क्योंकि अगर आपका एम्ब्रियो बन गया है, आपके यूट्रस को तो सपोर्ट चाहिए उस एम्ब्रियो को आगे ग्रो करने के लिए, तो यूट्राइन सपोर्टिव मेडिसिन अगर अच्छे से नहीं ली जाती तो। दूसरी चीज़ है, अगर मान लो अपनी यूट्राइन सपोर्टिव मेडिसिन तो आपको प्रिस्क्राइब ठीक से की गई थी और अगर आपका पॉजिटिव आ भी जाए IUI, उसके बाद लोग पॉजिटिव की खुशी में सारी मेडिसिन बंद कर देते हैं, केवल फॉलिक एसिड चलाते हैं, वो भी गलत है। सडन विड्रॉल ऑफ मेडिसिन भी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको दवाइयाँ दी गई हैं वो धीरे धीरे करके बंद हों। अगर एकदम से बंद कर दी तो उसमें भी मिसकैरेज का रिस्क रहता है। कभी कभार क्या होता है ना, प्रेगनेंसी आई होती है बट वो बहुत वीक होती है, बीटा HCG थोड़ा लोअर साइड पे होता है। अगर ऐसा केस है, IUI के बाद पॉजिटिव प्रेगनेंसी आई है बट आपने प्रेगनेंसी की स्ट्रेंथ नहीं चेक की, तो उसमें भी मिसकैरेज का रिस्क रहता है। अगर मान लो वीक प्रेगनेंसी है, उसको 2-3 एक्स्ट्रा मेडिसिन, 2-3 एक्स्ट्रा इंजेक्शंस चाहिए होते हैं ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो करती रहे और मिसकैरेज ना हो। IUI से रिलेटेड तो नहीं, बट मिसकैरेज के बाकी और भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी कभी कभार फीटस को, जो बेबी है उसको रिजेक्ट कर देती है। अगर आप मिसकैरेज के रीजंस जानना चाहते हैं ताकि मिसकैरेज का रिस्क ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें बता दें मिसकैरेज क्यों होता है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा सकते हैं, उससे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक जरूर पहुंचेगी। विश यू गुड लक विद योर फर्टिलिटी जर्नी।